हम लोग स्टार्ट करेंगे पंचकर्म। ठीक है। और पंचकर्म के साथ साथ चरक का जो सिद्धि स्थान है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर पंचकर्म की बात करते हैं तो पंचकर्म को पहली बात तो तीन पार्ट में बांटा जाता है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में अगर हम बात करते हैं तो दीपन, पाचन, इन सब की बात करते हैं। प्रधान कर्म में वमन है, विरेचन है, बस्ती है ना। ये सब जो हम प्रोसेस करते हैं, कर्म जो करते हैं, अनुवासन, निरूह और नस्य हुआ। कुछ आचार्यों ने रक्त मोक्षण को पंचकर्म में रखा है। तो ये प्रोसेस हैं, इसको हम प्रधान कर्म में रखते हैं। फिर इसके पश्चात जो है पश्चात कर्म आता है, जिसमें हम पंचकर्म करने के उपरांत अग्नि और बल की वृद्धि करने के लिए संसर्जन कर्म करते हैं। ठीक है ना। तो वो सब पश्चात कर्म में आ जाता है। तो अभी हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात आती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्म। पंचकर्म का महत्व क्या है। हमने बताया था इंट्रोडक्शन में आपको, प्रारंभ में भी, जब वैसे ही एक होती है शोधन चिकित्सा, एक होती है शमन चिकित्सा। तो अगर हम शमन चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि पहली बात तो शमन का मतलब क्या होता है कि दोषों को शरीर के अंदर ही साम्य अवस्था में ले आना। इसको हम लोग कहते हैं शमन चिकित्सा। चाहे वो औषधि के द्वारा हो, चाहे मंत्र मणि जो भी है, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, जिस भी विधि के द्वारा दोषों को शरीर के अंदर ही औषधि इत्यादि के प्रयोग के द्वारा जो हम शमन करते हैं कुपित दोषों को, उसको कहते हैं शमन चिकित्सा। इसको हम शोधन चिकित्सा इसलिए कहते हैं कि दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। और इसी का एक श्लोक हमने आपको बताया था कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 16 में बताया है, दोषाः कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने। मतलब दोषा कदाचित कुप्यंती, दोष कभी भी इन फ्यूचर दोबारा कुपित हो सकते हैं जब हम उनको लंघन या पाचन, या हम यूं कहें कि शमन आदि चिकित्सा विधियों के द्वारा जब हम दोषों को साम्यावस्था में लाते हैं। तो कदाचित वो फ्यूचर में क्या होता है कि पुनः पथ्य अपथ्य या निदान का सेवन करने पे वह पुनः व्याधि उत्पन्न हो सकती है। फिर अगली लाइन में कहा जा रहा है, जिताः संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनरुद्भव। परंतु जिनको हम पंचकर्म के द्वारा, संशोधन कर्म के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उनका पुनरुद्भव दोबारा नहीं हो सकता है। ठीक है। नोट्स में देखिएगा, चौथे नंबर पेज पे आपके पास जो हमने पीडीएफ भेजा है उसमें भी होगा। मिला? यस सर। तो दोषाः कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने, जिता संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनरुद्भव। चरक सूत्र 16 का। इसी के ऊपर आप देखिएगा पंचकर्म चिकित्सा का एक सिद्धांत लिखा हुआ है, आचार्य सुश्रुत चिकित्सा 30। सुश्रुत चिकित्सा 30 का एक लिखा हुआ है सिद्धांत। सुश्रुत कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोषाः क्षीणाः बृंहयितव्याः, कुपिताः प्रशमयितव्याः, वृद्धाः निहर्तव्याः, समाः परिपाल्याः इति सिद्धांता। दोषाः क्षीणाः, जो क्षीण हुए दोष हैं शरीर में, भाई हमको जो है साम्यावस्था में लाना है। तो ये भी तो हो सकता है कि दोष सिर्फ बढ़ेंगे नहीं, कभी यह भी तो हो सकता है कि दोष कम भी हो जाएं। हम लोग वात क्षय, पित्त क्षय, कफ क्षय की बात करते हैं, रस क्षय, रक्त क्षय, मांस क्षय, ये सब लक्षण हम लोग पढ़ते हैं सूत्र स्थान में। तो ऐसा थोड़े नहीं कि दोष केवल बढ़ेंगे ही, घट भी सकते हैं। तो घटे हुए दोषों को क्या करना करना है, बढ़ाना है। बृंहयितव्या का मतलब उन्हें बढ़ाना है। क्षीण हुए दोषों का बृंहण करना है, यानी कि उनको बढ़ाना है। जो कुपित हुए हैं दोष, उनका प्रशमन करना है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कुपित को क्या कर देते हैं, नेहरतव्या, कि जो कुपित हैं उन्हीं को शरीर से बाहर नहीं, जो कुपित हुए हैं उनका प्रशमन करेंगे। कुपित हुए दोषों का प्रशमन करेंगे। और जो वृद्ध यानी जो बढ़े हुए दोष हैं उनका निर्हरण करेंगे। दैट इज संशोधन। यही संशोधन है कि जो वृद्ध, जो बढ़े हुए दोष हैं उनको निकालेंगे। यानी कि बृंहयितव्या और निर्हर्तव्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए।
जो क्षीण है उनका जो है वृंगण कर रहे हैं, जो वृद्ध हुए दोष हैं उनका निर्हरण कर रहे हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है समाह परिपाल्या, जो दोष साम्यावस्था में है उनको एज सच हमको पालन करना है, न घटाना है, न बढ़ाना है, न बाहर निकालना है। समाह परिपाल्या उनका हमको पालन करना है। ये तो हमने दो इम्पोर्टेंट चीजें बताई कि पंचकर्म का इम्पोर्टेंस क्या है, पंचकर्म क्यों इम्पोर्टेंट है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको सब चीजें भेज चुका हूँ, मैं उसी में इट्स वेरी इरिटेटिंग। क्लास के बीच में लिखिएगा, हेडिंग डालिए पंचकर्म, आप लोग जैसे चाहते हैं वैसे चलेगा। हेडिंग डालिए पंचकर्म। लिखिएगा पंचकर्माणि कुर्वीत, पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो, पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन्, मात्रा कालो विचारयन्। चरक सूत्र 2, चरक सूत्र 2। चरक संहिता में सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द का उल्लेख सूत्र 2 में मिलता है। लिखिएगा फिर पंचकर्म क्या है। वमनम रेचनम नस्यम, वमनम रेचनम नस्यम, वमनम रेचनम नस्यम, निरूहश्च अनुवासनम, निरूहश्च अनुवासनम, निरूहश्च अनुवासनम। एतानि पंचकर्माणि, एतानि पंचकर्माणि कथितानि, पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरैः, एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरैः। मुनीश्वरैः लास्ट में विसर्ग लगा दीजिएगा रै के बाद में, मुनीश्वरैः। ये शारंगधर संहिता का है। शारंगधर उत्तरखंड। तो शारंगधर के अनुसार वमन विरेचन अनुवासन निरूह और नस्य, वमन विरेचन अनुवासन निरूह और नस्य। लिख लीजिएगा यहीं पे शारंगधर, चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश, सभी के अनुसार ये हम पंचकर्म यही मानेंगे। शारंगधर, चरक, सुश्रुत, भाव प्रकाश। लिखिएगा पंचकर्म परिभाषा, लिखिएगा पंचकर्म शरीर शोधन की प्रक्रिया है, पंचकर्म शरीर शोधन की प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से, जिसके प्रयोग से रोग उत्पादक, जिसके प्रयोग से रोग उत्पादक मल दोष विष, मल दोष विष विजातीय द्रव्य, विष के बाद कॉमा, सब कॉमा ही रहेगा, विजातीय द्रव्य, विजातीय द्रव्य एवं अधारणीय पदार्थों को शरीर से
अधारणीय पदार्थों को शरीर से प्राकृतिक एवं शरीर से प्राकृतिक एवं समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है। फिर लिखिएगा पूर्व कर्म। इसमें लिखिएगा 3 एरो बनाइए। पाचन, स्नेहन एवं स्वेदन। पाचन, स्नेहन, स्वेदन। पाचन, स्नेहन, स्वेदन। दूसरा लिखिएगा प्रधान कर्म। प्रधान कर्म, चरक, सुश्रुत, शारंगधर। सबके अनुसार वही जो अभी आपको लिखाया 5 वही लिख डालिए। वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह और नस्य। वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह एवं नस्य। जितने लेट लतीफ़ है ना, सबको बाहर करूंगा। कम से कम 4 लोग लेट से ज्वाइन किए हो, सबको बाहर करूंगा। फिर लिखिएगा पश्चात कर्म। पश्चात कर्म लिखिएगा इसमें संसर्जन क्रम। संसर्जन क्रम ब्रैकेट में जठराग्नि एवं शरीर बल वृद्धि के लिए। जठराग्नि एवं शरीर की बल वृद्धि के लिए। जठराग्नि एवं शरीर की बल वृद्धि के लिए। इसी में लिखिएगा रसायन एवं वाजीकरण। रसायन एवं वाजीकरण प्रयोग। फिर लिखिएगा प्रधान कर्मों की परिभाषा। प्रधान कर्मों की परिभाषा। पहला लिखिएगा वमन। वमन लिखिएगा तत्र दोष हरणम। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स यस बनवा सर। रहा हूँ। पूरा का पूरा यूजी के अनुसार नोट्स बनवा रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब पूरा हो जाएगा कुछ छूटा रहेगा तब कहिएगा। जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। वमन कर्म तत्र दोष हरणम। अभी थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जा रहा है श्लोक लिखने में तो कोई बात नहीं, बाद में नोट्स आपके पास है, वहां से करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। लेकिन आदत डालिए सुन के लिखने की। तत्र दोष हरणम। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम। ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। मतलब दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से, ऊर्ध्व भाग से, ऊर्ध्व मार्ग क्या हुआ, मुख से बाहर निकालना क्या हुआ, वमन है। कहाँ पढ़े थे? चरक कल्प 1 में जब हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं पे था। दोष हरणम ऊर्ध्व भाग वमन संज्ञकम अधोभाग विरेचन। वहीं पे पढ़ा था हम लोगों ने पहले अध्याय में, मदन फल कल्प अध्याय में।
तत्र दोषारणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, लिख लीजिएगा दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना, दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना। अभी मैं आपको क्वेश्चन क्या आएगा और किस क्वेश्चन में हमको ये लिखना है। पंचकर्म क्या है, पंचकर्म से आप क्या समझते हैं, पंचकर्म में कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है ना। तो उसमें पंचकर्म की परिभाषा जो हमने आपको लिखाया, ठीक है। फिर उसके बाद पंचकर्म में कौन कौन से आते हैं, उसमें फिर 3 पार्ट में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर सारे के सारे पांचों जो कर्म हैं, जो उसमें हमने आपको पाचन बताया, पाचन आपका एक लेवल ऐसा आएगा कि आप दीपन पाचन जो औषध कर्म हम पढ़ते हैं तो पाचन आप लिख जाएंगे, है ना। कि पाचन का मतलब क्या होता है कि आम का पाचन हो जाए, दीपन पाचन औषधियों का वहाँ प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, तो वो आप एक लेवल आपका आएगा, पाचन के बारे में आपको सारी जानकारी हो चुकी है। स्नेहन हम लोग अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे, स्वेदन हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अभी हम लोग यहाँ पे ब्रीफ में सब चीज़ों को देख रहे हैं। फिर इसके बाद आगे क्या है, प्रधान कर्म, जैसे वमन पढ़ेंगे, फिर विरेचन, फिर अनुवासन, फिर निरूप, फिर नस्य, स्टेप वाइज हम लोग एक एक चीज को लेके चलेंगे। जब ये प्रोसेस हमारा खत्म हो जाएगा, जब हम पूरा का पूरा आपको बता देंगे कि ये स्नेहन हो गया, ये स्वेदन हो गया, ये वमन हो गया, विरेचन हो गया, बस्ती हो गया, है ना, उत्तर बस्ती, अनुवासन, निरोध, सब बता लेंगे, यापना बस्ती, युक्त रस बस्ती, जितनी भी बस्तियां आएंगी सब बता लेंगे हम, तब हम लोग सिद्धि एक उठाएंगे। तो वहां से हम आपको चरक में सिर्फ ये बताएंगे अंडरलाइन कराते हुए कि हमने आपको ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, तो एक आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, और बस खाली बुक में हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अगला लीजिएगा विरेचन। अधोभागम विरेचन संज्ञकम, उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम के आगे कंटिन्यू करते हुए अधोभागम विरेचन संज्ञकम, उसी को कंटिन्यू कर दीजिएगा, श्लोक को उतारते हुए अधोभागम विरेचन संज्ञकम। उसके बाद लिखा हुआ है, लाइन खींच के लिखिएगा, उभयम वा, उभयम वा, उभयम, उभयम का मतलब वमन एवं विरेचन दोनों को, उभयम वा, उभयम के एरो बना के लिख लीजिएगा, वमन एवं विरेचन दोनों, उभयम वा शरीर मल, उभयम वा शरीर मल विरेचन संज्ञा लभते, उभयम वा शरीर मल विरेचना नाम या विरेचनाम, उभयम वा शरीर मल विरेचनम विरेचन संज्ञा लभते, चाहे वमन हो चाहे विरेचन हो, दोनों को, उभय को जो है, दोषों को शरीर से बाहर निकालना, चाहे वमन चाहे विरेचन, हम एक संज्ञा दे सकते हैं, विरेचन। इसीलिए जब विरेचन योग पूछा जाता है तो हम लोग संख्या 600 बताते हैं, ठीक है। रेचन योग या कुल, कुल विरेचन योग कितने होते हैं, 600, 355 और 245। लिखिएगा, दोषों को अधो मार्ग से बाहर निकालना, दोषों को अधो मार्ग ब्रैकेट में गुदा मार्ग से बाहर निकालना। लिख सकते हैं विरेचन पित्त हराणाम, यहीं पे लिख लीजिए विरेचन पित्त हराणाम, चरक सूत्र 25, उसका भी रेफरेंस जरूर लिख लीजिएगा, जो हमने आपको तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम चरक कल्प 1, विरेचन वाले का भी चरक कल्प 1 लिख लीजिएगा। फिर जो हम लिखा रहे हैं तत्र, सॉरी, विरेचन पित्त हराणाम चरक सूत्र 25 अग्रह का है, चरक सूत्र 25 विरेचन पित्त हराणाम, वमन में लिख लीजिएगा वमन श्लेष्म हराणाम, ऊपर जो था वमन वहां पे लिख लीजिएगा वमन श्लेष्म हराणाम। अगला लिखिएगा बस्ती कर्म, बस्ती कर्म, इसमें पहली बात तो लिख लीजिएगा बस्तीर वात हराणाम,
बस्तिरवात, व के ऊपर उड़ने वाला र बन जाएगा, बस्तिरवात हराणाम। बस्तिरवात हराणाम। अंडरस्टूड है, उसके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। चरक सूत्र 25 का ये भी है। और एक और चरक सूत्र 25 में ही अग्र में ही बस्ती के लिए एक और चीज बताया है चरक ने, क्या बताया किसी को पता है? कोई गेस करेगा? बस्ती तंत्राणाम। लिख लीजिए, बस्ती तंत्राणाम। तंत्रों में बस्ती श्रेष्ठ है। बस्ती तंत्राणाम। फिर अगला पॉइंट लीजिएगा, बस्ती क्यों कहते हैं, निरुक्ति क्या है इसकी, बस्तिना दीयते इति बस्ती। बस्तिना दीयते इति बस्ती। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले उसको हम लिखा दे रहे हैं। बस्ती मार्ग, बस्ती मार्ग इसकी हिंदी लिख लीजिए, बस्ती ना दिए थे बस्ती, बस्ती मार्ग ब्रैकेट में मूत्राशय, ब्रैकेट में मूत्राशय द्वारा, द्वारा औषध को आभ्यंतर प्रविष्ट करने को, द्वारा औषध को आभ्यंतर प्रविष्ट करने को बस्ती कहते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये सही नहीं लगता है, ये मेरा अपना व्यू है, ये गलत है। क्योंकि जो मूत्र मार्ग से जो बस्ती हम देंगे वो बस्ती सिर्फ और सिर्फ उत्तर बस्ती हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अनुवासन और निरू की बात करें तो वहां पे ये लाइन फेल हो जाती है, बस्ती ना दियते इति बस्ती। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ और वो सही भी है, कि जब हम बस्ती देते हैं तो पुराने जमाने में बस्ती देते समय जानवरों का ब्लैडर निकाल लेते थे, बस्ती निकाल लेते थे, जैसे बकरा वगैरह है उसका ब्लैडर निकाल लिया जाता था, है ना। उस बस्ती को, मूत्राशय को निकालने के पश्चात उसको एक थैले के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको एक थैले के रूप में प्रयोग करते हैं और उसी से अटैच कर देते हैं बस्ती नेत्र को, बस्ती नेत्र को अटैच कर देते हैं। सब चीज़ें आपको हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक बार डायग्राम दिखाएंगे पूरा प्रोसेस का, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। बस्ती नेत्र आपके दिमाग में एक इमेजिन हो जाना चाहिए, हाँ यही वाला बस्ती नेत्र जो सर ने दिखाया था। अगर हम बस्ती की बात कर रहे हैं तो आपको ब्लैडर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। उत्तर बस्ती की अगर हम बात करें तो उत्तर बस्ती नेत्र का आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हम आपको एक अगले लेक्चर में दिखाएंगे, सारे के सारे इमेज। तो जानवरों का ब्लैडर निकाल के उसको जो है दवा उसमें क्वाथ भर दिया जाता था, उसके आगे वाले सिरे पे बस्ती नेत्र को उसी में बांध दिया जाता था, ठीक है ना, बांध दिया जाता था। और इस प्रकार बांधा जाता था वो बंधन ढीला ना होने पाए, नहीं तो क्या होगा, यूँ समझिए जैसे एक पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन के आगे जो है एक पिचकारी आपने बांध दिया, या कोई एक ऐसा यंत्र उसमें लगा दिया जिसमें आगे की तरफ छेद है, और आप पॉलीथीन को दबाएंगे तो वो पूरा का पूरा जो क्वाथ द्रव्य है उस पिचकारी से पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो उस पिचकारी को, उस पॉलीथीन को जहाँ पे आप बांधेंगे वो बंधन तेज होना चाहिए, नहीं तो वहां पे वो द्रव्य बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग बस्ती का प्रयोग करते हैं, जानवरों की बस्ती का, इसलिए भी उसको बस्ती कहा जाता है, बस्ती ना दियते इति बस्ती। और ये मुझे ज्यादा सही लगता है, ठीक है ना। ये तो था बस्ती ना दियते बस। अभी बहुत बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा उसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन कि पंचकर्म का इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर अगला लिखिएगा, नस्य कर्म। और एक चीज और जानते हैं कि बस्ती को आधी चिकित्सा कही जाती है, तो लिख सकते हैं, आचार्य चरक ने बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा है, बस्ती कर्म को अर्ध चिकित्सा कहा है। सुश्रुत ने किसको कहा है अर्ध चिकित्सा?
पूरे पंचकर्म को। आवाज कट रही है, क्या बताया? सर पूरे पंचकर्म को। नहीं, पंचकर्म की तो बात ही नहीं है। मर्म पढ़िएगा, मर्म है और एक जगह और आया है, मर्म को भी उन्होंने चिकित्सार्थ बताया है। अगला लिखिएगा नस्य, नस्य कर्म। लिखिएगा आचार्य चरक ने सिर को उत्तमांग बताया है, सिर को उत्तमांग बताया है। याद आ रहा है कुछ ऐसा, कभी पढ़ा है? यस सर। और लिख लीजिएगा नासा ही शीर्षो द्वारम, नासा ही शीर्षो द्वारम, नासा ही शीर्षो द्वारम। एवं यही जो हमारा सिर है वह उत्तमांग है। उत्तमांग क्यों है? क्योंकि सारी की सारी जो इंद्रियां हैं हमारी सिर के अंदर ही स्थित होती हैं, और जो नासिका है वह इस सिर का द्वार है। नासा ही शीर्षो द्वारम। ठीक है, तो शिरः प्रदेश से जो भी डिजीज होंगी, जो भी इन्फेक्शन होगा, उनका कारण क्या होगा? नासिका, क्योंकि पैसेज क्या है? नासा ही शीर्षो द्वारम। अगर आपने दरवाजे पर ही चौकीदार बिठा दिया है तो किसी की मजाल नहीं कि आपके घर में घुस जाए। यानी गेट क्या हो गया? नासा, नासा ही शीर्षो द्वारम। तो उसी द्वार की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है? नस्य कर्म करना है। जैसे आड़ू तेल वगैरह नस्य किया जाता है, तो उसको करने से क्या होता है? जैसे आजकल नस्य करने के लिए कहा जा रहा है कोविड में, तो उसका रीजन क्या है कि नस्य कर्म करने से जो फॉरेन बॉडीज हैं, जो जर्म वगैरह हैं, वो आके उसमें फंस जाएंगे। जो आपने आड़ू तेल नस्य अंदर लगाया हुआ है उसमें जो है ट्रैप हो जाएंगे, वो अंदर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तो नस्य का ये भी फायदा है। तो नस्य कर्म लिखने से पहले आपको दो चीजें जरूर लिखनी पड़ेंगी। सिर को उत्तमांग कहा है और नासा ही शीर्षो द्वारम। फिर लिखिएगा नासा छिद्रों से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषध को, नासा छिद्रों यानी नॉस्ट्रिल से, नासा छिद्रों से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषध को नस्य कहते हैं। नस्य के द्वारा, नस्य के द्वारा शिरः प्रदेश के दोषों को, नस्य के द्वारा शिरः प्रदेश में स्थित दोषों को बाहर निकाला जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण लिखिएगा आचार्य सुश्रुत ने रक्त को दोष माना है, आचार्य सुश्रुत ने रक्त को दोष माना है। एवं वाग्भट ने पंचकर्म में रक्त मोक्षण का भी समावेश किया है। पंचकर्म में रक्त मोक्षण का समावेश किया है। यह अशस्त्रकृत एवं शस्त्रकृत, दो एरो बनाइएगा, रक्त मोक्षण दो एरो बनाइए उसमें, अशस्त्रकृत एवं शस्त्रकृत। एक तरफ लिखिए अशस्त्रकृत, जहां पे हम शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, अशस्त्रकृत हो गया। दूसरी तरफ शस्त्रकृत। अशस्त्रकृत में लिखिएगा तीन एरो बनाइएगा, श्रृंग जलौका अलाबू। अशस्त्रकृत में तीन एरो छोटा छोटा बनाइए, श्रृंग जलौका अलाबू। क्रमशः वात पित्त एवं कफ दुष्टि में, यानी वात दुष्टि में श्रृंग का प्रयोग करेंगे। श्रृंग मतलब जैसे जानवरों का जो सींग होता है उसकी बात कर रहे हैं। जलौका आप जानते हैं, लीच को बोलते हैं, लीच थेरेपी। अलाबू अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं।
कल्प स्थान में अलावों के बारे में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो श्रृंग, जलौका और अलाबू क्रमशः वात, पित्त और कफ दृष्टि में इसका प्रयोग करते हैं। ये तो हुआ अशस्त्रकृत, इसमें से कोई शस्त्र नहीं है। फिर इसके बाद शस्त्रकृत, इसमें भी लिखिएगा शस्त्रकृत में नंबर 1 सिरावेद, सिरावेद। ब्रैकेट में लिखिए सर्व शरीरगत दोष में, सर्व शरीरगत दोष में। और दूसरा लिखिएगा प्रक्षान, प्रक्षान। प्रक्षान वहां पे करेंगे जहां पे ब्लड क्लॉट के रूप में रहेगा, पिंडीभूत हो जाएगा, वहां पे प्रक्षान करेंगे, जहां पे क्लॉट रहेगा वहां पे। ठीक है, ये हुआ प्रक्षान। लिखिएगा पंचकर्म चिकित्सा सिद्धांत, पंचकर्म चिकित्सा सिद्धांत। लिखिएगा इसमें दोषाः, दोषाः क्षीणाः, दोषाः क्षीणा बृंहयितव्याः। आपके नोट्स में लिखा है, देख के लिखिएगा। दोषाः क्षीणाः बृंहयितव्याः, कुपिताः प्रशमयितव्याः, कुपिताः प्रशमयितव्याः। नेक्स्ट लाइन में वृद्धा निर्हर्तव्या, वृद्धा निर्हर्तव्या, जो वृद्ध हैं उनको निर्हरण करेंगे, बाहर निकालेंगे। लास्ट है समाह परिपाल्या इति सिद्धांतः, समाह परिपाल्याः इति सिद्धांतः। सुश्रुत चिकित्सा 30। चरक सूत्र 16 का हम लोग स्टार्टिंग पहले देखते हैं। चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टिंग में चिकित्सा प्रावृत्त उस वैद्य का नाम है, यानी चिकित्सा प्रावृत्त उस वैद्य को कहते हैं जो कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक सामग्री को एकत्रित कर ले। ये नहीं कि ऑपरेशन करना है, पेट खोल दिया तो लगा ये ढूंढने, तो लगा वो ढूंढने, अरे सीजर कहाँ चली गई, अरे स्टिच लगाना कहाँ चला गया सामान, वो नहीं। जो पहले ही सारे के सारे उपकरणों को व्यवस्थित कर ले, वही है चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य। ठीक है ना। इस अध्याय में हम थोड़ा सा पंचकर्म के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पे आगे 4 नंबर श्लोक में दिया हुआ है वैद्यमानी, यानी मूर्ख वैद्य कौन होते हैं। जो मूर्ख वैद्य, वैद्य न होते हुए भी अपने को वैद्य, जैसे झोला छाप टाइप के लोग होते हैं, वैद्य नहीं होते फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा वैद्य समझते हैं, वह जिस मनुष्य को वमन या विरेचन कराता है तो वह रोगी अतियोग अयोग हो जाने से दुख को प्राप्त करता है। तो वैद्यमानी मूर्ख वैद्य होता है, याद रखिएगा। वैद्यमानी कौन हुआ? मूर्ख वैद्य, जो वैद्य न होते हुए भी अपने आप को वैद्य समझता है। श्लोक नंबर 6 देखिएगा, 7 देखिएगा और 8 देखिएगा। ये हम आपको तब पढ़ाएंगे जब हम आपको विरेचन पढ़ाएंगे। ठीक, सम्यक विरेचन का लक्षण, अति विरेचन का लक्षण और विरेचन का अतियोग क्या होता है ना। ये हम तब पढ़ाएंगे आपको जब विरेचन पढ़ाएंगे। अभी जो हमको पढ़ाना है वहां पे हम आ रहे हैं। देखिएगा श्लोक नंबर 15 पे देखिएगा नीचे, पुरानी किताब में 321 पेज पे हम पढ़ेंगे। संशोधन योग्य अधिक दोष से युक्त पुरुष का लक्षण। पहली बात तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वृद्ध दोष का ही निर्हरण करना है, जैसा सुश्रुत ने अपने सिद्धांत में बताया। तो यहाँ पे चरक ने भी बताया कि कौन संशोधन के योग्य हैं। सुश्रुत तो एक लाइन में कहकर निकल गए, जिनका वृद्ध दोष है उनका हम निर्हरण करेंगे, पंचकर्म करेंगे। तो चरक ने इतना अच्छा खासा बता डाला। लेकिन उससे भी अच्छा इनका 17वां श्लोक, 17वां श्लोक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एवं विशुद्ध कोष्ठस्य काय अग्नि अभिवर्धते। लिखा हुआ संशोधन का फल यानी पंचकर्म का क्या फल मिलता है। इस प्रकार उचित वमन विरेचन के द्वारा, यहाँ वमन विरेचन को हम संशोधन भी कह सकते हैं, यहाँ पूरा का पूरा पंचकर्म भी ले सकते हैं। उचित पंचकर्म के द्वारा जिस मनुष्य का कोष्ठ शुद्ध हो जाता है उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है। ये जठराग्नि तब बढ़ेगी जब आप प्रॉपरली पूर्व कर्म, प्रधान कर्म के पश्चात पश्चात कर्म को भी अच्छे से करेंगे, यानी संसर्जन कर्म भी कर लेंगे, तब जाके उसकी जठराग्नि बढ़ेगी। उत्पन्न रोग शांत हो जाते हैं, उसकी प्रकृति ठीक हो जाती है। प्रकृतिश्च अनुवर्तते, उसकी जो प्रकृति है उसका अनुवर्तन हो जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णश्च आस्य प्रसिद्धति। इंद्रिय, मन, बुद्धि, वर्ण, आस्य, इनका प्रसादन हो जाता है, निर्मल हो जाते हैं। ये सभी आस्य मतलब मुख के बारे में बात करते हैं, ये सभी निर्मल हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचकर्म का यहाँ पे लाभ है। इसी को थोड़ा सा और आगे देखिएगा, बढ़ा दिया है। संतान की प्राप्ति होती है और मैथुन शक्ति बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा वाजीकरण की बात कर दिया इन्होंने। बलम पुष्टिर अपत्यम च वृष्टा चास्य जायते, यहाँ पे वाजी कारक भी बता दिया है पंचकर्म को, संशोधन को। जराम कृक्षेण लभते, अंडरलाइन करिएगा। जरा यानी वृद्धावस्था विलंब से आती है ना। जराम कृक्षेण लभते मतलब बुढ़ापा देर से आता है, ठीक है। रोग रहित होकर जीता है बहुत दिनों तक। चिरम जीवत अनामय, चिरम जीवत मतलब बहुत अधिक समय तक जीता है। अनामय मतलब आमय रोग को बोलते हैं, अनामय मतलब निरोग, मतलब निरोगी रहकर बहुत समय तक वह जीता है। आगे देखिएगा, हमने आपको स्टार्टिंग में भी कई बार ये श्लोक बताया है, यही बताते हैं चरक सूत्र 16 का है। जो दोषाः कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने जिता संशोधन रे तू न तेषाम पुनरुद्भव। तो संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता, जो दोष लंघन पाचन के द्वारा नष्ट किए जाते हैं, यहीं पे कर सकते हैं शमन चिकित्सा। लंघन पाचन ब्रैकेट में यहीं पे लिख लीजिएगा, शमन चिकित्सा के द्वारा नष्ट किए जाते हैं, वे कभी भी हेतुओं के होने पे, हेतु का मतलब यहाँ पे निदान है, दोबारा निदान का सेवन होगा तो फिर से कुपित हो जाएंगे। परंतु जिता संशोधन मतलब जिन दोषों को आपने संशोधन के द्वारा जीत लिया है उनकी पुनराउत्पत्ति, दोबारा उत्पत्ति नहीं होती है। तो श्लोक नंबर 17 से लेकर 20 तक पंचकर्म के लाभ हैं। इसको कॉपी में उतार लेंगे, हेडिंग डालना पंचकर्म से होने वाले लाभ, और 17 से लेके 20 तक, 17, 18, 19 अब आपको लग रहा होगा सर जी श्लोक कैसे याद करेंगे, ब्रेक करके। विशुद्ध कोष्ठस्य काय अग्नि अभिवर्धते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रकृतिश्च अनुवर्तते, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट व्याधेश्च उपशाम्यान्ति, ठीक है ना। अगला पॉइंट इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णाश आस्य प्रसीदति। इस तरीके से ब्रेक करके लिखिए ना उसको। बल पुष्टि वृषता जराम कृक्षण लभते, तो इस तरीके से ब्रेक करके पॉइंट वाइज बना के कुछ तो याद होगा। हम नहीं कह रहे हैं 3 लाइन आप ऐसा जो श्लोक का याद कर डालिए, लेकिन उसको ब्रेक करके ऊपर नीचे करके जैसे भी याद हो जाए उसको लिख डालिए, पंचकर्म के लाभ। हाँ, ये 20वां श्लोक उसको रट डालिएगा, ठीक है। चलते चलते श्लोक नंबर 21 देख लीजिएगा, 21। दोषाणाम च द्रुमाणाम च मूले अनुपते सति रोगाणाम प्रसवनाम च गतानाम गति ध्रुवा। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि चरक ने बहुत सी चीजों को उपमा दिया है। जैसे हम लोग प्रमेय पढ़ते थे तो वहाँ पे अंडे का, चिड़िया का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। इस तरीके से चरक ने जगह जगह पे उपमा दी है, और यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उपमाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूजी के बच्चों से पूछ लिया जाता है कि ये चरक ने किस संदर्भ में कहा है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए, जिस प्रकार वृक्ष के नष्ट हो जाने पर भी यदि उसका मूल, उसका रूट जो है अंदर ही मिट्टी में है, तो उसको अगर पानी मिलेगा, खाद भी मिल जाएगी, उचित ऋतु मिल जाएगा, काल मिल जाएगा, तो वो फिर से उसके पल्लव निकल आएंगे और वृक्ष फिर से वो बड़ा बन जाएगा। यानी कि जब तक आप रूट को नहीं हटाएंगे तब तक वो प्लांट रीजनरेट होता रहेगा। कितनी अच्छी उपमा दी है। दोषाणाम च द्रुमाणाम च मूले अनुपते सति, जिस प्रकार वृक्ष के नष्ट हो जाने पर भी यदि उसका मूल नष्ट न किया गया हो तो पुनः हरापन जीवन आ जाता है। उसी प्रकार यदि रोग को समूल नष्ट न किया जाए तो पुनः उत्पत्ति हो जाती है। दोष और वृक्ष इन दोनों को नष्ट किया जाए
पर उसका मूल नष्ट न किया जाए तो दोष और वृक्ष को नष्ट कर देने पर जो रोग और वृक्ष की पत्तियां चली गई रहती हैं उनका आगमन अवश्य हो जाता है। यहाँ प्रसव जो शब्द है, प्रसव को गोला बनाइएगा। यहाँ प्रसव का डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और यही यूजी के बच्चों को अगर लिख लेता है तो वो शारीरिक स्थान में घुस जाते हैं, इधर किधर कहीं भी घूमने लगते हैं, ठीक है। यहाँ प्रसव का मतलब होता है उत्पन्न होना। प्रसव का मतलब उत्पन्न होना। वो लाइन कहाँ पे हम बता दे रहे हैं, थर्ड लाइन में देखिएगा, दोष और वृक्ष इन दोनों को नष्ट न किया जाए पर उसका मूल नष्ट न किया गया हो तो दोष, सॉरी, उसके उसी प्रकार यदि रोग को समूल नष्ट न किया जाए तो उनकी पुनः उत्पत्ति, ये जो पुनः उत्पत्ति है वो प्रसव के संदर्भ में आया है। प्रसव का मतलब यही है कि पुनः उत्पत्ति हो जाती है। तो प्रसव के ऊपर आप लिख सकते हैं पुनः उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ प्रसव किसके लिए है, रीजनरेशन के लिए, मतलब दोबारा वो रीजनरेट हो सकता है, चाहे वो रोग हो चाहे वो प्लांट हो। ठीक है, तो बाकी इसके आगे हम लोग स्नेहन पे आएंगे। पंचकर्म का जो बेसिक था वो हमने आपको बता दिया। अगर कुछ पूछना हो तो अगली क्लास के स्टार्टिंग में आप पूछ लीजिएगा, पहले एक बार इसको पढ़िएगा। तो बेसिक अबाउट पंचकर्म हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक बार इसको देखिएगा। कोई दिक्कत आएगा कहीं से तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टेप वाइज एक एक पूर्व कर्म लेके चलेंगे, फिर प्रधान कर्म पे सारे डिस्कशन करेंगे, फिर संसर्जन कर्म लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती जाएंगी उसको भी हम लोग कवर करेंगे।